मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका सौचोगले मैडम इस शैक्षणिक वीडियो में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने 9वीं कक्षा के भूगोल के 4 पाठों का अध्ययन किया है। आज हम भूगोल का 5वां पाठ यानी कि वृष्टि यानी कि वर्षा, इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, वृष्टि यानी कि वर्षा, इसके बारे में थोड़ी हम जानकारी लेते हैं। बच्चों, आपको पता है कि संसार में केवल 2 ही ऋतु होते हैं। मानसून कितने होते हैं बच्चों? 2 ही। एक होता है शीतकाल और दूसरा होता है ग्रीष्मकाल। मगर हम भारत के रहवासी हैं। भारत और भारत के जितने भी पड़ोसी राष्ट्र हैं, इनमें 3 ऋतुएं होती हैं, यानी कि 3 मानसून होते हैं। एक होता है ग्रीष्मकाल, दूसरा होता है शीतकाल और तीसरा होता है वर्षा काल, यानी कि शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। ऐसे 3 ऋतु वाला हमारा देश है। अब ये जो वर्षा है यानी कि जो वृष्टि है, ये वृष्टि की निर्मित कैसे होती है बच्चों? आप सभी जानते हैं, इसका 8वीं कक्षा में हमने अध्ययन किया है कि जैसे ही हमारे इस वातावरण में पानी की भाप होती है, इसका बाष्प में रूपांतर होता है। फिर ये बाष्प युक्त जो आकाश में बादल छा जाते हैं और उसका जब सघनीभवनीय क्रिया होती है तो उससे क्या मिलती है? तो वृष्टि मिलती है। ये निरंतर जो है, ये हमारे इस भूपृष्ठ के ऊपर जितना भी जल है, ज़्यादातर जल हमारा कौन सा है बच्चों? 70 कितने % है? सभी जानते हैं। हमारे इस भूपृष्ठ के ऊपर सबसे अधिक जल संचय कौन सा है? तो नमकीन वाला, यानी कि समुद्र महासागर में जो पानी होता है, ये पानी हमारे इस भूपृष्ठ के ऊपर सबसे ज़्यादा है। और कितना प्रतिशत पानी है ये? सभी जानते हैं। कितना बच्चों? 71%। 71% पानी है तो 29% बच्चों भूमि है, यानी कि ज़मीन है। तो इतना 71% के ऊपर जितना भी खारा पानी है और जितना भी नदी नाले हौद है, इसमें जितना भी मीठा पानी है, इसका क्या होता है? तो बाष्पीभवनीय क्रिया होती है। उसके पश्चात सघनीभवन क्रिया होती है। फिर हमें क्या मिलती है? वृष्टि। संसार में हमारे जो पानी है, ये संसार का पानी, मीठा पानी कितने स्वरूप में है? सभी जानते हैं, क्योंकि 8वीं कक्षा में हमने बताया आपको। कितना है बच्चों? बताओ तो सही। देखो बच्चों, हमारे यहाँ जितना भी पानी है, ये नमकीन वाला पानी 97% है और 2% हिम के स्वरूप में, यानी कि बर्फाच्छादित प्रदेश के रूप में ये 2% है। और 1% जो है वो वृष्टि के रूप में संसार को पानी प्राप्त होता है। तो आज हम वृष्टि, इस पाठ में वृष्टि कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, ये इसकी जानकारी हम लेने वाले। देखो बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ चित्र दर्शाए हैं। इन चित्रों को आपको देखना है और उस पर आधारित एक क्वेश्चन दिया है, एक सेंटेंस दिया है। इसके ऊपर आपको क्या करनी है? चर्चा करनी है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर घास के पत्ते नजर आ रहे और इस घास के पत्तों के ऊपर छोटे छोटे पानी के बूंदे नजर आ रही हैं। इन छोटी छोटी जो पानी की बूंदे हैं, वो ज़्यादातर हमें शीतकाल इस ऋतु में, यानी कि शीतकालीन ऋतु में दिखाई देते हैं। तो शीत ऋतु में ये बूंदे क्यों और कैसे आती है बच्चों? यहाँ पर आपको सवाल दिया है। क्या है कि घास के पत्तों पर जल की बूंदें कहाँ से आई होगी? तो बच्चों, बता सकते हैं आप, घास के पत्तों पर जल की बूंदें कहाँ से आई होगी? बिल्कुल, घास की पत्तियों पर हवा के बाष्प के कारण पानी आता है बच्चों। प्रातः काल में तापमान कम होने से घास की पत्तियां ठंडी हो जाती है और इसके कारण हवा की बाष्प का सघनीभवन की क्रिया द्वारा जल कणों में रूपांतर होता है और इस प्रकार से हमें घास के पत्ते के ऊपर ये इस प्रकार के पानी की बूंदें नजर आती हैं। देखो बच्चों, शीतकाल में जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, तो जब घास के ऊपर से चलते हैं तो हमारी चप्पल पूरी की पूरी गीली हो जाती है। क्यों गीली हो जाती है? क्योंकि सब जगह ऐसे पानी की बूंदें छाई होती है और इसीलिए हमारी ये चप्पल जो है वो गीली हो जाती है। तो समझ में आया बच्चों? ओके। सेकंड
यहाँ पर एक चित्र दर्शाया है कि कश्मीर में शीतकाल में सर्वत्र हिम दिखाई देता है। आप सभी जानते हैं कश्मीर का माहौल कैसा होता है, बहुत ठंडा होता है। वहाँ तापमान कैसे होता है, कम होता है। और शीतकाल में यहाँ तो हिमवृष्टि होती है और इसीलिए वहाँ पर सर्वत्र क्या दिखाई देता है, बर्फ दिखाई देता है। मगर यहाँ पर आपको आपके पाठ्य पुस्तक में एक सवाल दिया है। क्या सवाल दिया है? अपने परिसर में ऐसा हिम क्यों नहीं दिखाई देता? देखो बच्चों, हम महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं और महाराष्ट्र में इस प्रकार का तापमान द्रवांक बिंदु के नीचे कभी जाता ही नहीं है और इसलिए हमारे इस परिसर में कभी इस प्रकार की हिमवृष्टि नज़र नहीं आती। तो हिमवृष्टि होने के लिए हवा की बाष्प का हिमकणों में रूपांतर होने के लिए तापमान का द्रवांक बिंदु से नीचे जाना आवश्यक होता है और ऐसी स्थिति में ही सघनन की क्रिया द्वारा बाष्प का सीधे हिमकणों में रूपांतर हो सकता है और हिमवृष्टि हो सकती है। मगर अपने परिसर में अर्थात महाराष्ट्र में तापमान कभी द्रवांक बिंदु के नीचे नहीं जाता है, इसलिए हमारे यहाँ हिमवृष्टि नज़र नहीं आती या हिमवृष्टि होती नहीं है। समझ में आया बच्चों? ओके। देखो बच्चों, यहाँ पर एक तीसरा दृश्य दर्शाया है। सामने देख सकते हैं आप कि जून से सितंबर में वर्षा होती है और वर्षा की बूंदें कैसे बनती होगी, यह आपको यहाँ पर एक सवाल दिया है। भारत में मानसूनी वर्षा होती है। अभी अभी हमने कहा कि हमारा भारत देश मानसूनी प्रदेश है और इसीलिए यहाँ 2 की जगह कितनी ऋतुएं होती है? 3 ऋतुएं होती है और ऐसी स्थिति में भारत में मानसूनी वर्षा होती है। इसलिए जून से सितंबर में बारिश हमें यहाँ प्राप्त होती है। तो वर्षा की बूंदें कैसे बनती होगी बच्चों? जब बाष्पयुक्त हवा ऊर्ध्वगामी प्रवाहों में अथवा पर्वत का अनुसरण करके बहने वाले पवनों के कारण ऊपर जाती है, तब वहाँ की अधिक ऊंचाई और कम तापमान के कारण सघनीभवन क्रिया होती है और जिसके परिणाम स्वरूप बाष्प का जलकणों में रूपांतर होता है और ये जलकण भारी होते हैं और गुरुत्वीय बल के कारण वर्षा की बूंदें नीचे गिरती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वर्षा की बूंदें बनती है। तो बच्चों ये समझ में आया अच्छे से? वेरी गुड। नेक्स्ट पिक्चर देखो, नेक्स्ट चित्र दर्शाया है। यहाँ पर लंदन का दृश्य है। क्या बता रहे यहाँ पर? लंदन में शीतकाल में दोपहर तक ऐसा कोहरा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लंदन भी कैसा है? तो ठंड प्रदेश है। वहाँ पर शीतकाल में कुछ दिन सुबह के समय में हमारे यहाँ कोहरा पड़ता है, मगर जैसे ही दिन चढ़ता जाता है वैसे तापमान बढ़ता जाता है और तापमान हमेशा पहले भूपृष्ठ के समीप बढ़ता है और इस बढ़ते तापमान के कारण दोपहर होने पर तापमान बढ़ता है और इसके कारण कोहरा के सूक्ष्म जलों का रूपांतर बाष्प में होता है। इसलिए लंदन में दोपहर होने तक भी कोहरा दिखाई देता है, मगर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ जैसे जैसे दिन ऊपर चढ़ता है तापमान बढ़ता है, मगर लंदन में दोपहर होने के पश्चात भी तापमान ऊपर नहीं चढ़ता है, यानी कि तापमान बढ़ता नहीं है और इसीलिए लंदन में दोपहर तक कोहरा दिखाई देता है, मगर हमारे यहाँ यानी कि महाराष्ट्र में इस प्रकार का दृश्य नहीं दिखाई देता है। अगला चित्र है यहाँ पर ओले गिरने का। देखो, कुछ समय ओले पड़ने से खेती की फसलें नष्ट होती हैं। आज इस वर्ष में महाराष्ट्र में कई जगह पे ओले गिरे और किसानों का भारी भरकम क्या हुआ बच्चों? नुकसान हुआ। ओले हमेशा गिरते हैं क्या बच्चों? नहीं। यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा गया है कि ओले हमेशा क्यों नहीं पड़ते हैं? क्योंकि ओले निर्माण होने के लिए हवा के जोरदार ऊर्ध्वगामी होना आवश्यक होता है। इसके अलावा बाष्प की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए और ऐसी स्थिति हमेशा नहीं होती है। केवल कब होती है बच्चों? जब हमारे यहाँ बहुत जोरदार ऊर्ध्वगामी हवा बहती है, तभी इस प्रकार की स्थिति निर्माण होती है और ओले गिरते हैं और हमारे किसानों का भारी भरकम क्या होता है बच्चों? नुकसान होता है।
तो इन सवालों के जवाब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। देखो बच्चों, इन सभी का भौगोलिक यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया हुआ है। मैंने आपको यहाँ पर चित्र दर्शाए हैं कि हमारे यहाँ जो समुद्री जल है वो कितनी प्रतिशत है, हमारी ज़मीन पृथ्वी के ऊपर की कितनी प्रतिशत है। इसके बाद में वर्षा ऋतु का एक चित्र दर्शाया है। किसानों के खेत में जो ओले गिरे हैं उसका चित्र दर्शाया है। और जल चक्र कैसे होता है ये भी सघनीभवन, बाष्पीभवन ये क्रिया द्वारा दर्शाया हुआ है। देखो बच्चों, यहाँ पर पृथ्वी के पृष्ठभाग का 70.8% मानो 71% यहाँ पर भाग कैसा है, जलयुक्त है। पृथ्वी पर जल भंडार का वितरण असमान है। पृथ्वी पर जल भंडार का वितरण समान है क्या बच्चों? नहीं, कोई रेगिस्तानी क्षेत्र है तो कोई जलयुक्त क्षेत्र है। कुछ स्थानों पर भंडार बहुत सीमित रूप में है, कहीं पर बहुत अधिक मात्रा में है। उक्त चित्र में आकृति 5.1 के अनुसार हम विविध प्रकार के जल रूपों का अनुभव करते हैं। विभिन्न प्रकार के जल रूपों का हम क्या करते हैं तो अनुभव करते हैं। कैसे? जलवायु में, वायुमंडल में स्थित बाष्प के कारण जल रूप निर्माण होते हैं। जल रूप निर्माण होने का कारण क्या है बच्चों? क्योंकि वायुमंडल में क्या है, बाष्प है। क्योंकि इस 71% जो पानी है और जो मीठे पानी के स्वरूप में जो पानी बहता है हमारी इस पृथ्वी के ऊपर, इनका सूरज की भाप की वजह से क्या होती है तो बाष्प में रूपांतर होता है। इसी को हम बाष्पीभवन ये क्रिया कहते हैं। तो बाष्पीभवन क्रिया द्वारा यहाँ पर बाष्पयुक्त क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। और तापमान जैसे ही कम होता है तो सघनीभवन क्रिया के द्वारा इसका जलकणों में क्या होता है तो रूपांतर होता है। और भारी भरकम होने के कारण और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण ये सीधे भूपृष्ठ के ऊपर आने लगते हैं, तब ये वर्षा का रूप धारण करते हैं। जलवायु में होने वाले परिवर्तन के अनुसार निम्न प्रकार के आविष्कार दिखाई देते हैं। अब देखो, इस जलवायु में क्या है बच्चों, तो हमें बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। क्या क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल शीतकाल में प्रातःकाल ओस गिरती दिखाई देती है। अधिक ऊंचाई के प्रदेश में हिमपात होता दिखाई देता है। कुछ स्थानों पर वर्षा होती दिखाई देती है। कुछ प्रदेश में घना कोहरा छा जाता है तो कुछ प्रदेश में अचानक से ओले पड़ने की, यानी कि ओले की फसलें को क्षति पहुंचती हुई दिखाई देती हैं। तो ये सारे जो प्रकार है वो प्रकार क्या है बच्चों? तो जलवायु में स्थित ये बाष्प है। इस बाष्प के कारण ये विभिन्न रूप हमें दिखाई देते हैं। तो बच्चों, ये पॉइंट आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आया। अब देखेंगे कि वृष्टि यानी क्या, किसे वृष्टि कहते हैं। बादलों से जमीन पर द्रव रूप या ठोस रूप में पानी की बौछारें होती हैं। हिम, ओले, बारिश, यह वृष्टि के प्रमुख क्या है तो रूप है। देखो बच्चों, वृष्टि यानी कि बादलों से जमीन पर द्रव रूप या ठोस रूप में पानी की बौछार होती हैं। अभी द्रव रूप यानी कि वर्षा, यानी कि जलकणों के रूप में, जल के बूंदों के रूप में जो पानी नीचे पृथ्वी के ऊपर बरसता है उसे हम क्या कहेंगे तो वर्षा कहेंगे, यानी कि पानी की बौछार होती है। अगर ये पानी की बौछार कभी कभी ठोस रूप में भी होती है, जैसे हिम के स्वरूप में, ओलों के स्वरूप में, है ना, तो ये हिम और ओले जो होते हैं वो ठोस रूप में होते हैं और वर्षा जो होती है वो जल रूप यानी कि द्रव रूप स्वरूप में होती है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे चित्र आपको दर्शाए हैं, वृष्टि के विभिन्न रूप। यहाँ पर पहले चित्र में आपको हमने वर्षा दर्शाई है, इसके बाद में यहाँ पर ओले दर्शाए हैं, यहाँ पर हिमपात होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर कोहरा छाया हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से वृष्टि के विभिन्न क्या है बच्चों, रूप। कौन कौन से वृष्टि के रूप है? एक है हिम, ओले और बारिश। ओके, अब हिम के बारे में हम क्या करेंगे तो जानकारी लेने वाले हैं। बच्चों, यहाँ पर वायुमंडल में हवा का तापमान जब द्रवांक बिंदु से कम होता है तब हवा में स्थित बाष्प यानी कि भाप
सीधे हिमकणों में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को सघनन कहते हैं। देखो बच्चों, सघनन किसे कहते हैं? तो वायुमंडल में हवा का तापमान जब द्रवांक बिंदु से कम होता है, यानी कि तापमान इतना कम हो जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी कैसा होता है तो माइनस हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जो भाप होती है, यानी कि जो बाष्प होता है, उसका सीधे सीधे हिमकणों में रूपांतर हो जाता है। और इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? सघनन क्रिया कहते हैं। यहाँ वायुरूप बाष्प ठोस रूप में परिवर्तित होती है और ऐसी ठोस रूप की वर्षा को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? हिम वर्षा कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हिम वर्षा की कुछ विशेषताएं के बताई गई है। क्या? यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक पहला, हिम वर्षा किसे कहते हैं, और दूसरा, हिम वर्षा की विशेषताएं बताइए। तो पहले, हिम वर्षा की विशेषता क्या है कि वायुमंडल में हवा का तापमान जब द्रवांक बिंदु से कम होता है, तब हवा में स्थित बाष्प यानी कि भाप सीधे हिमकणों में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को सघनन कहते हैं। और यहाँ वायुरूप बाष्प ठोस रूप में परिवर्तित होती है। ऐसी ठोस रूप की वर्षा को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? तो हिम वर्षा कहते हैं। तो हिम वर्षा किसे कहते हैं, समझ में आया? ओके। दूसरी इसकी विशेषता है, उच्च अक्षवृत्तीय प्रदेशों में और समशीतोष्ण प्रदेशों में समुद्री सतह तक हिम वर्षा होती है। देखो बच्चों, उच्च अक्षांशीय प्रदेश, जैसे हमने बताया आपको कि इस पृथ्वी के ऊपर तापमान के 3 पट्टे हैं। पहला 0 अक्षांश से लेकर 23.5 अक्षांश तक, ये है उष्ण तापमान पट्टा, यानी कि उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। 23.5 से लेकर 66.5 तक ये जो पट्टा है वो होता है समशीतोष्ण पट्टा, यानी कि समशीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 से लेकर 90 अक्षवृत्त तक ये होता है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध यानी कि कौन सा? शीत तापमान पट्टा। तो ये 3 पट्टों में से यहाँ पर बताया गया है कि जो उच्च अक्षवृत्तीय यानी कि 66.5 से लेकर 90 तक, और समशीतोष्ण मतलब 23.5 से लेकर 66.5 तक, ये जो अक्षवृत्तीय पट्टे हैं, इन पट्टों में समुद्री सतह तक हिम वर्षा होती है। तो हिम वर्षा की यहाँ पर दूसरी विशेषता क्या है कि अक्षवृत्तीय प्रदेशों से और समशीतोष्ण प्रदेशों में समुद्री सतह तक हिम वर्षा होती है। तो दूसरी विशेषता इसकी क्या है? उष्णकटिबंध में लगभग 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हिम वर्षा होती है। यानी कि समुद्र सतह से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर हम जब जाते हैं, जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, ऐसे पर्वतीय क्षेत्र में ही हिम वर्षा होती है। तीसरी इसकी विशेषता, हिम ठोस स्वरूप में होने से वह जल जैसा बह नहीं सकता, उसकी परतों पर परतें संचित होती है। तीसरी इसकी विशेषता क्या है बच्चों? कि हिम ठोस रूप में होता है, जल की भांति वो बहकर नहीं जाता है, और इसीलिए वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे उसकी परतें संचित हो जाती हैं। चौथी इसकी विशेषता क्या है? हिम अधिक मात्रा में संचित होने से कई समय उस प्रदेश में परिवहन एवं संदेशवन सेवाएं खंडित हो जाती है। हिम अधिक मात्रा में संचित हो जाता है और इसके कारण वहाँ पर कई सारी यातायात की समस्याएं निर्माण होती हैं। तो यातायात और संचार माध्यम में क्या हो जाती है? तो ऐसी सेवाएं खंडित हो जाती है। लगातार इस सेवा का हम उपभोग नहीं ले सकते हैं। अगली 5वीं इसकी विशेषता है, हिम प्रदेश में लोगों को हिम बाधा होने से हमेशा सावधान रहना पड़ता है। देखो बच्चों, जब हम शीतकाल का ऋतु रहता है, ऐसी स्थिति में तापमान कम हो जाता है, तो हमारे शरीर की गर्मी को बनाए रखने के लिए हम विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं। जैसे स्वेटर पहनते हैं, गरम गरम कुछ पदार्थ खाते हैं, जिसमें ऊष्मा हमारे शरीर में और अधिक बढ़ जाए और हिम बाधा से हमारी क्या हो सके तो सुरक्षा हो सके। हिम पिघलने से इस प्रदेश को जल मिलता है।
हिम पिघलने से इसकी छठवीं विशेषता क्या है कि ये जो हिमाच्छादित प्रदेश होते हैं यहाँ पर हिम पिघलने से ही उनको क्या मिलता है, तो जल प्राप्त होता है। सातवीं इसकी विशेषता क्या है, हिम भुरभुरे और अपारदर्शक होते हैं। हिम कैसे होते हैं बच्चों, भुरभुरे होते हैं और अपारदर्शक होते, जिससे आर पार कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मगर बर्फ की तुलना इससे करेंगे तो बर्फ कैसा होता है बच्चों, एक संध होता है और वो पारदर्शक होता है। बर्फ के नीचे अगर हम हाथ रखेंगे तो ऊपर से हमारी उंगलियां दिखाई देती है, मगर हिम से ऐसी उंगलियां हमारी दिखाई नहीं देती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने हिम इस पाठ मुद्दे की जानकारी हासिल की। देखो, जहाँ पर ये बर्फाच्छादित उच्च अक्षांशीय प्रदेश होते हैं वहाँ रहने के लिए लोग हमारे जैसे मकान नहीं बनाते हैं, बर्फ की उनकी घर होते हैं, यानी इस बर्फ के घर को वो इग्लू कहते हैं। देखो बच्चों, एस्किमो नामक प्रजाति के लोग इस प्रकार के इग्लू में क्या करते हैं, रहते हैं। और उच्च अक्षांशीय प्रदेश में इस प्रकार से क्या होता है, तो हिमपात होता है। यहाँ समशीतोष्ण कटिबंध में देखो किस प्रकार से हिमवर्षा होती है, सारे पेड़ और वहाँ के रास्ते हिम से कैसे है तो आच्छादित थे। यहाँ पर इग्लू में रहने वाले इस प्रकार के एस्किमो प्रजाति के ये लोग दिखाई दे रहे, रेनडियर के साथ उनका चित्र हमने यहाँ पर दर्शाया है। और आपने और एक पॉइंट देखा था, उसकी विशेषता देखी थी कि जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश होते हैं वहाँ पर 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई ये पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में क्या होती है, तो हिमवर्षा होती है। तो बच्चों, हिम ये पाठ मुद्दा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो बच्चों, अब हमें यहाँ पर अगला पॉइंट देखना है, वो है ओले। यहाँ पर ओलों की निर्मित कैसे होती है, ये आपको क्या पूछा जाएगा, तो प्रश्न पूछा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ओलों की निर्मित कैसी होती है ये बताना बहुत आवश्यक है। तो कैसे ओलों की निर्मित होती है बच्चों, भूपृष्ठ पर अधिक ऊष्मा होने पर ऊर्ध्वगामी हवा का प्रवाह गति से बहता है और इस ऊर्ध्वगामी प्रवाह के कारण हवा का तापमान कम होकर हवा स्थित बाष्प का सघनीभवन हो जाता है और उससे घने रंगों के बादल बन जाते हैं। और भूपृष्ठ से आने वाली हवा के ऊर्ध्वगामी प्रवाह के कारण यह जलकण ऊंचाई पर जाते हैं और उस स्थान पर जलकणों का सघनीभवन होकर ओलों की क्या होती है बच्चों, निर्मित हो जाती है। देखो बच्चों, सबसे ज़रूरी ओलों की निर्मित के लिए क्या है, तो भूपृष्ठ पर अधिक ऊष्मा होना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात क्या है कि खाली अधिक ऊष्मा होने से काम नहीं होता है, तो ऊर्ध्वगामी हवाएं भी बहना बहुत आवश्यक है। पहला, भूपृष्ठ पर अधिक ऊष्मा होना चाहिए। दूसरा, उस स्थान पर ऊर्ध्वगामी हवा बहनी चाहिए। और तीसरा, यहाँ पर तापमान कम होना चाहिए। ऊर्ध्वगामी हवा बहने के कारण हवा का तापमान क्या हो जाता है, एकदम कम हो जाता है। अस्थित तापमान का बाष्प का सघनीभवन होता है। जैसे ही तापमान कम हो जाता है तो हवा में जो बाष्प होता है इस बाष्प का सघनीभवन होता है और सघनीभवन होने के कारण इसमें भूपृष्ठ में आने वाली हवा के ऊर्ध्वगामी प्रवाहों के कारण जलकण ऊंचाई पर जाते हैं। जो बाष्प का सघनीभवन हुआ उसका जलकणों में रूपांतर हुआ और ऊर्ध्वगामी प्रवाहों के साथ ये जलकण आकाश की ओर ऊंचाई पर जाते हैं और उस स्थान पर इन कणों का सघनीभवन होकर ओलों की क्या होती है बच्चों, निर्मित होती है और वो सीधे वजनदार होने की वजह से गुरुत्वीय बल के कारण भूपृष्ठ पर आकर गिरते हैं। तो इस प्रकार से ओलों की क्या होती है, तो निर्मित होती हैं। ओले वजनदार होने से भूपृष्ठ की ओर आने लगते हैं, परंतु हवा की ऊर्ध्वगामी जोरों के प्रवाह के कारण उन पर ऊपर चले जाते हैं। वो हेवी तो होते हैं मगर हवा में इतना जोर होता है बच्चों कि उसके कारण ये ओलों को भी क्या करते हैं, तो ऊपर लेकर जाते हैं। वहाँ ओलों पर हिम की नई परतें तैयार हो जाती हैं।
ये ओले वैसे तो छोटे होते हैं मगर ऊपर जाने के कारण हिम की उनके ऊपर परतों के ऊपर परतें जम जाते हैं। ऐसा अनेक बार होने के कारण ओलों का आकार और अधिक मोटा होने लगता है और उसमें अनेक समकेंद्री परतें तैयार हो जाती हैं और समकेंद्री परतें तैयार होने के कारण वो गोलाकार तैयार हो जाता है और मोटे हुए ओले गुरुत्वीय बल के कारण गति से जमीन पर पटकने लगते हैं यानी कि गिरने लगते हैं। ओलों की इस वर्षा को ओलावृष्टि कहते हैं। ओलों की इस वर्षा को ओलावृष्टि कहते हैं। ओलावृष्टि से कई बार फसलों की अत्यधिक यानी कि बहुत अधिक प्रमाण से क्षति होती है और जीवित और वित्त हानि भी कभी कभार हो जाती है। तो यहाँ पर ओले इस पाठ मुद्दे को अच्छे से आपने समझा होगा। देखो बच्चों, क्या आप जानते का एक कोष्टक दिया है, इसमें आपको हिम और बर्फ में क्या अंतर होता है इसके बारे में जानकारी दिए हैं। उच्च अक्षवृत्तीय तथा अति ऊंचाई वाले प्रदेश में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम दिखाई देता है वहां हिमकणों के स्वरूप में वर्षा होती है। हिम बुरादे जैसे और अपारदर्शक होते हैं। हिम कैसे होते हैं बच्चों? बुरादे यानी कि एक गोले वाले के जो बर्फ़ का गोला बेचने के लिए आता है वो बर्फ़ को मशीन के ऊपर घिसता है तो उसका जैसे बुरादा नीचे गिरता है उसी की भांति हिम क्या होता है तो बुरादे जैसा होता है और वो एकदम अपारदर्शक होता है यानी कि आर पार उसके हम नहीं देख सकते। इस हिम की परतों की परतें जम जाती है और ऊपरी परतों से दबाव के कारण हिम की निचली परत एक संध हो जाती है, मजबूत बन जाती है और पारदर्शक बनती है। इसी प्रकार तैयार हुए मजबूत पारदर्शक हिम को ही हम बच्चों बर्फ कहते हैं। तो बच्चों, हिम और बर्फ में अंतर समझ में आया होगा। हिम से ही बर्फ की निर्मित होती है मगर हिम अलग है और बर्फ अलग है। हिम अपारदर्शक होता है, बुरादे जैसा होता है और बर्फ जो होता है वो एक संध होता है, मजबूत होता है और पारदर्शक होता है। तापमान द्रवांक बिंदु से कम होने पर जलाशय के पृष्ठभाग पर बर्फ की परतें तैयार होती है और ऐसी बर्फ जलाशय के पृष्ठभाग के ऊपर तैरती है। इस बर्फ का हिम वर्षा से सीधा संबंध नहीं होता है। देखो बच्चों, तापमान जब कम हो जाता है तब जलाशय के पृष्ठभाग का ऊपर का हिस्सा जो होता है तो उसकी बर्फ की परतें तैयार हो जाती है। जैसे हमने देखा होगा कि आर्कटिक महासागर जो उच्च अक्षांशीय प्रदेश में है तो ऐसे आर्कटिक महासागर का ऊपरी हिस्सा पूरा का पूरा बर्फ का बना हुआ है यानी कि वो जो जल है उसका बर्फ में रूपांतर हुआ है। मगर यहाँ पर बर्फ का और हिम वर्षा का कोई भी सीधा संबंध नहीं होता है। ये दोनों बातें कैसे है बच्चों? अलग है। ये तापमान कम होने से बर्फ की परतें तैयार हो जाती हैं। चलो बारिश करेंगे। देखो बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में आपको एक क्या दिया है तो प्रयोग करने के लिए दिया है कि बारिश कैसी होती है। ये हम अपने घर में भी क्या कर सकते हैं तो प्रयोग के द्वारा देख सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ साहित्य लेने के लिए कहा है। क्या साहित्य लेने के लिए कहा है? कि एक धातु के ढक्कन वाली कांच की बरनी, जैसे पत्रे का उसको ढक्कन हो, एक कीला चाहिए, एक हथौड़ा चाहिए, गर्म पानी चाहिए, बर्फ के कुछ टुकड़े चाहिए और मुट्ठी भर मोटा नमक चाहिए। अब क्या करना है? इन सारे साहित्य को इकट्ठा करके अपने पास लेना है। धातु की ढक्कन वाली कांच की बरनी लीजिए। धातु की ढक्कन वाली कांच की बरनी लेना है। इस बरनी का ढक्कन निकालना है। इस ढक्कन के ऊपरी भाग में कीले और हथौड़ी के सहायता से टोचे लगाए यानी कि छोटे छोटे छेद करने हों। टोचे लगाते समय सावधानी रखें कि ढक्कन में छेद न हो। आप देखो, ढक्कन में सीधा छेद नहीं होना चाहिए यानी कि आर पार नहीं होना चाहिए। टोचे लगाने हैं मगर आर पार उसके नहीं होने चाहिए। केवल वो क्या होने चाहिए? खड्डे नुमा हिस्से होने चाहिए। बरनी में 1/3 भाग का बाष्पयुक्त पानी यानी कि उबला हुआ नहीं भरिए।
बरनी में 1/3 भाग तक बाष्पयुक्त पानी, उबला हुआ नहीं, यानी कि गर्म थोड़ा। अब कांच की पानी बरनी पर टोंचे लगाया हुआ ढक्कन कसकर लगाइए। अब जब पानी भरने के पश्चात आपने जो उस ढक्कन को टोंचे लगाए, उसको एकदम टाइट करके क्या करना है, तो बंद करना है। बरनी से जल का बाष्प बाहर ना आए, इससे हमें क्या करनी है, तो सावधानी रखनी है। अभी कोई भी भाप जो है वो वहाँ से बाहर नहीं आनी चाहिए। इतना कस कर उस बरनी का ढक्कन आपको क्या करना है, तो बच्चों लगाना है। बरनी के ढक्कन पर बर्फ के टुकड़े, मुट्ठी भर मोटा नमक और थोड़ा सा पानी डालिए। बरनी के ढक्कन के ऊपर अब क्या करना है, तो बर्फ के टुकड़े रखने हैं और मुट्ठी भर मोटा नमक रखना है और थोड़ा सा उसके ऊपर पानी डालना है। अब देखो बच्चों कि यहाँ पर क्या नज़ारा नज़र आता है। कुछ देर में उससे हमें पानी की बूंदें नीचे गिरते हुए नजर आएंगे। देखते ही इस प्रयोग का भौगोलिक स्पष्टीकरण क्या है। बरनी के ऊष्म पानी के कारण बाष्प हल्की होने से ऊर्ध्वगामी दिशा में जाती है। ऊर्ध्वगामी दिशा में यानी कि ऊपरी हिस्से में, यानी कि बरनी के ढक्कन की ओर जाने लगती है। बरनी पर धातु का ढक्कन कसकर लगाने से पानी का जो बाष्प है वह बरनी के बाहर नहीं जा सकता है और बरनी के ढक्कन पर बर्फ रखने के कारण बाष्प का क्या हो जाता है, तो सघनीभवन हो जाता है। परिणामतः बाष्प से तैयार क्या हो जाते हैं, तो जलकण हो जाते हैं और ये जलकण ढक्कन के भीतरी भाग में जम जाते हैं। धातु के ढक्कन पर लगाए हुए टोचे के कारण ये जलकण इकट्ठा होकर बूंदों के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। देखो बच्चों कि ये जो छोटे छोटे हमने छेद किए हैं, छेद आर पार नहीं मगर छोटे छोटे खड्डे नुमा वो छेद किए हैं, उसमें वो बाष्प क्या हो जाता है, तो संग्रहित हो जाता है। उसमें वो जलकण क्या हो जाते हैं, तो संग्रहित हो जाते हैं और इन जलकणों को एक बूंदों का रूप प्राप्त हो जाता है और ये बूंदे थोड़ी समय में नीचे गिरने लगते हैं। तो वर्षा के समय वायुमंडल में ऐसी ही क्रिया घटित होती है। तो बच्चों वर्षा कैसे होती है, इस प्रयोग के द्वारा हमने जानकारी ली है। अब हमने पहला प्रकार देखा हिम, दूसरा प्रकार देखा ओला और तीसरा प्रकार है ये है वृष्टि। तो वृष्टि यानी क्या, वर्षा की निर्मित कैसे होती है, ये सवाल आपको 2 अंक के लिए पूछा जाता है। हमें पानी मुख्यतः वर्षा के रूप में उपलब्ध होता है। बाष्पयुक्त हवा ऊंचाई पर जाने से हवा का तापमान कम होता है और हवा में स्थित बाष्प का सघनीभवन होता है और उस कारण तैयार हुए जलकण और हवा में स्थित धूलिकण इकट्ठे होकर बादल तैयार हो जाते हैं और बादलों में स्थित जलकण आकार से मोटे होने लगते हैं और यह मोटे जलकण हवा में तैरना संभव न होने के कारण जलकणों की वर्षा के रूप में वृष्टि हो जाती है। तो बच्चों वर्षा कैसी होती है या वर्षा की निर्मित कैसे होती है, देखो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर वर्षा होने के लिए बाष्पयुक्त हवा होना बहुत आवश्यक है। ये बाष्पयुक्त हवा क्या हो जाती है, तो ऊपर चली जाती है और ये जब बाष्पयुक्त हवा ऊपर जाती है तब वहाँ पर तापमान कैसे हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं समुद्र सतह से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान क्या हो जाता है बच्चों, कम होता जाता है। तो हवा में स्थित बाष्प का सघनीभवन होता है। जैसे ही बाष्पयुक्त हवा जब ऊपर जाती है तो उसका सघनीभवन ये क्रिया हो जाती है कम तापमान होने के कारण और उसके कारण इस बाष्प का जलकणों में क्या होता है, तो रूपांतर हो जाता है। हवा में स्थित जो धूलकण होते हैं ये इकट्ठे आते हैं और उसके क्या तैयार हो जाते हैं, तो घने बादल तैयार हो जाते हैं और बादलों में स्थित जलकण आकार से मोटे होने लगते हैं और ये मोटे जलकण हवा में तैरना संभव नहीं होता है वजन होने के कारण और इसीलिए ये अधिक वजन वाले जो जलकण होते हैं वो जलकण वर्षा के रूप में, वृष्टि के रूप में भूपृष्ठ के ऊपर बरसने लगते हैं। तो इस प्रकार से
क्या होती है? तो वृष्टि होती है। यहाँ तक हम यह पाठ क्या करते हैं बच्चों? ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट में इसका आगे का पाठ हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि वर्षा के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार की वर्षा होती है और कौन कौन से प्रदेश में किस प्रकार से इस वर्षा होती है, इसकी जानकारी हम लेने वाले। ओके बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय।